हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यावंती क्लासेस। तो बच्चों, ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड थर्ड, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में अब हम आगे हैं लेक्चर 4। तो बच्चों, जो लेक्चर 4 है उसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड डेरिवेटिव, वो कौन सा है? एस्टर। इस वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एस्टर्स का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें तो आपको पता चलेगा इस लेक्चर में बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जेई एडवांस के अंदर आए हैं। तो बच्चों, ये जो लेक्चर अपने पास होने वाला है, ये इस ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड थर्ड का लास्ट वाला लेक्चर है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो बच्चों, सबसे पहले अपने इसके अंदर है कि एस्टर्स, एस्टर्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एस्टर किस तरीके से बनाया जाता है। तो बच्चों, एस्टर की फॉर्मेशन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टर की फॉर्मेशन क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन। अगर आप एस्टर का फॉर्मेशन जो है वो एसिड के प्रेजेंस में करो, H प्लस आयन के प्रेजेंस में करो, तो उसको बोलेंगे एसिड कैटालाइज एस्टरिफिकेशन। क्या बोलेंगे? एसिड कैटालाइज एस्टरिफिकेशन। इसी जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का हम रिएक्शन कराते हैं और एस्टर का फॉर्मेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो बात होती है जी मिनरल एसिड क्या होता है। तो मिनरल एसिड बच्चों अपने पास में जैसे हो जाता है H2SO4। कंट्री रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जिस मिनरल एसिड का यूज करते हैं वो है H2SO4। ओके, तो अगर मैं क्या करूंगा एसिड की प्रेजेंस में, अगर मैं एसिड की प्रेजेंस में क्या करूंगा, मिनरल एसिड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को ले लूंगा और साथ साथ में इनके मिक्सचर को थोड़ा बहुत हीट करूंगा। तो हीट करने पर यहाँ पर एस्टर फॉर्मेशन हो सकता है। ये एस्टर फॉर्मेशन की रिएक्शन को बोला जाता है बच्चों फिशर एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? फिशर एस्टरिफिकेशन। ओके, अगर हम एस्टरिफिकेशन के अंदर, अगर आप एस्टरिफिकेशन में उसकी स्कीम पर जाएं तो देखो ये उसका रिएक्शन का स्कीम। रिएक्शन की स्कीम में जनरली हम करते क्या है, हम ये कहते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें सी डबल बॉन्ड ओ अलग हो जाएगा और ओ एच अलग हो जाएगा। दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर क्या होगा? एसाइल ओ क्लीवेज होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? एसाइल ओ क्लीवेज। एसाइल ओ क्लीवेज का मतलब क्या होता है? ये एसाइल ओ क्लीवेज का मतलब क्या होगा बच्चों की ये एसाइल ग्रुप अलग हो जाएगा और ये ओ एच ग्रुप अलग हो जाएगा, इसको बोलेंगे एसाइल ओ क्लीवेज। और जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है उसमें हम यूजुअली यहाँ पर क्या करेंगे? OH बॉन्ड क्लीवेज। क्या करेंगे उसके अंदर? हम OH बॉन्ड क्लीवेज, OH बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे? एस्टर का फॉर्मेशन। अब बात आती है कि यहाँ पे जो मिनरल एसिड की तरह यूज करा गया वो H2SO4 यूज करा गया। इसमें हमने HCl को क्यों नहीं यूज करा? HCl भी एक मिनरल एसिड है, जनरली लैब के अंदर मिल जाता है। तो इसका देखो बच्चों लॉजिक क्या है, हम एक्चुअली हीट भी कर रहे हैं। हम एक्चुअली यहाँ पे क्या करें? इसको हीट करें। हीट करने पर हो सकता है कि वो जो मिनरल एसिड है, जो HCl है, वो एस्केप हो जाए, है ना। तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन एसिड HCl वगैरह को यूज नहीं कर रहे थे। तो यूजुअली लेबोरेटरी में अगर आपको एस्टरिफिकेशन करना है तो आप क्या यूज करेंगे? H2SO4 का यूज करेंगे। ओके, रिएक्शन कैसे कराएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या करेंगे? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिनरल एसिड हम ऐड कर देंगे और उसके अंदर क्या करेंगे? अल्कोहल को डालेंगे। जब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 हमने ऐड करा और उसके अंदर अल्कोहल को डाला, अब क्या करेंगे? अब हम सॉल्यूशन को थोड़ा बहुत गर्म करेंगे। जब सॉल्यूशन गर्म होने लगेगा तो आप यहाँ चेक करेंगे कि अब रिएक्शन में जो है हमारे पास में काफी स्वीट सी स्मेल आने लगी। जो स्वीट सी स्मेल है बच्चों वो कौन सी है? एस्टर्स की है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड है अपने पास में और दूसरा हमने लिया अल्कोहल। अल्कोहल की तो आपको पता है कि थोड़ी फाउल स्मेल होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड अपने पास में जनरली कैसा होता है? थोड़ा सा कह सकते हैं कि अजीब सा, इसमें सोर सी स्मेल सी आती है। तो आप सोचो आपके पास में एसिड था, एसिड डालो, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 डाल दिया, फिर आपने अल्कोहल डाला, तो अल्कोहल की भी बेकार सी स्मेल होती है। बाद में आपने उसको गर्म करा। गर्म करते करते हम देखेंगे कि थोड़े समय में उस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि जो बदबू है वो जा रही है और धीरे धीरे स्वीट स्मेल सी आ रही है। वो जो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है बच्चों, वो कौन सा है? एस्टर। इस तरीके से लेबोरेटरी में हम एस्टर बना सकते हैं। अब ये जो फिशर एस्टरिफिकेशन है, इसका आखिर मैकेनिज्म क्या होगा? तो बच्चों, इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल क्या करेगा? मिनरल एसिड से H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? मिनरल एसिड से H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा। तो देखो मिनरल एसिड से वो H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब बात आती है वो H प्लस आयन को कहाँ एक्सेप्ट करेगा? पार्ट 1 फॉलो होगा या पार्ट 2 फॉलो होगा? तो देखो बच्चों कैसे चलेगा। अगर आप बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड का ये अपने पास में बन गया, एक रेजोनेटिव फॉर्म बन गया। इसका दूसरा रेजोनेटिव फॉर्म देखो क्या होगा। इसको हम कह सकते हैं ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये इस तरह पाई बॉन्ड बनाना चाहेगा तो ये पाई बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड रेजोनेटिव फॉर्म बनेगा स्टूडेंट्स, वो क्या बनेगा? O पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
अब आप इमेजिन करो अपने पास में है H प्लस, अटैकिंग H प्लस जो हमें एसिड से मिला है, जो हमें मिनरल एसिड से मिला है। अब सोचो इस बेचारे को करना क्या है कि किसी ना किसी ऑक्सीजन एटम से बाइंड होना। अगर वो इस वाले ऑक्सीजन एटम से बाइंड होने की टेंडेंसी रखेगा तो ये ऑक्सीजन एटम जो है न्यूट्रल फॉर्म में भी है और पॉजिटिव फॉर्म में भी है। दैट इज जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव वाले फॉर्म से तो अटैक नहीं कर पाएगा। अगर वो इस वाले ऑक्सीजन एटम पर बाइंड हो तो ये न्यूट्रल भी है और देखो तो यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज भी है। दैट मीन्स इस वाले ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होंगे और इस वाले ऑक्सीजन एटम पर क्या होगा हम कह सकते हैं ओवरऑल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो अब आप मुझे बताओ H प्लस आयन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कौन से वाले ऑक्सीजन एटम से बाइंड होना चाहेगा, पार्शियली नेगेटिव वाले से या पार्शियली पॉजिटिव वाले से? बिल्कुल करेक्ट, पार्शियली नेगेटिव वाले से। इसलिए ये जो H प्लस आयन है बच्चों, ये जो H प्लस आयन है वो यहाँ पर जाकर बाइंड हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है वो क्या है, व्हाई ड्यूरिंग प्रेशर एस्ट्रिफिकेशन अटैकिंग प्रोटॉन अटैक्स द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम ऑफ द COOH। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि उस ऑक्सीजन एटम पर क्या होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। बिकॉज दैट ऑक्सीजन एटम, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज इट है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, बिकॉज इट है पार्शियल नेगेटिव। अब आगे देखो बात करते हैं इस मैकेनिज्म में और आगे क्या होगा। देखो जब ये H प्लस आयन यहाँ पर जुड़ जाएगा तो ये मेरे पास में जो ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन एटम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन एटम काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन एटम अब क्या करेगा, अपने पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, इस वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और इलेक्ट्रॉन पेयर को अपना लोन पेयर बना देगा। इस बॉन्ड पेयर को क्या बना देगा, अपना लोन पेयर बना देगा। जिसके कारण जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तो इस कार्बन पे आ रहा होगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, इसी दौरान यहाँ पे एल्कोहल मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम यहाँ पर अटैक करेगा। तो अब होगा क्या, ये मेरे पास में OH ग्रुप तो न्यूट्रल हो जाएगा और कार्बन के पॉजिटिव चार्ज गएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा ROH। तो यहाँ पर आपके पास में ये वाला एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। इस वाले इंटरमीडिएट में जो एल्कोहल का ऑक्सीजन एटम है बच्चों उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एल्कोहल के ऑक्सीजन एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज बच्चों आता है तो वो अपने पास में कैसा हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो वो जो OH बॉन्ड है एल्कोहल का वो काफी ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये बॉन्ड क्या करेगा, अब यहाँ से सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश हो जाएगा, जिससे H प्लस हाइड्रोजन एटम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये बन जाएगा H प्लस। ये H प्लस क्या करेगा, एक ये OH या एक ये OH, इसमें से कोई भी एक OH का यूज करेंगे, उसका जाके कर देगा प्रोटोनेशन। तो अगर ये इस तरीके से प्रोटोनेशन करेगा तो अब आपके पास बन जाएगा OH2 प्लस। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां से सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस वाले ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास बचा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता तो बात ही अलग थी। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ शिफ्ट होगा तो डेट में से कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ऑक्सीजन एटम अपना लोन पे डोनेट करेगा, जिससे आपके पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड एस्टर। H2O तो हट जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड एस्टर। और ये बच्चों प्रोटोनेटेड एस्टर क्या करेगा, ये बाद में अपना H प्लस आयन रिलीज करके एस्टर में कन्वर्ट। ये जो बच्चों हमने मैकेनिज्म पढ़ा है यहां से यहां तक जो पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है, ये हमने क्या पढ़ा है, एसिड कैटालाइज एस्टरिफिकेशन। इसका जस्ट उल्टा सोचो, अगर अपने पास में एस्टर है और एस्टर से मुझे बनाना है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एसिड कैटालाइज एस्टरिफिकेशन, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। क्या बोलेंगे, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। उसमें देखो क्या होगा, पहले अल्कोहल मॉलिक्यूल है, वहां पे H प्लस आयन अटैक करेगा, यहीं पर अटैक करेगा। फिर से देखो वही बात है, ये H प्लस आयन यहाँ क्यों अटैक करेगा, यहाँ पर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस कंपाउंड का भी क्या होंगे, दो अलग अलग रेजोनेटिंग फॉर्म होंगे। इसका एक और रेजोनेटिंग फॉर्म क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप बताओ H प्लस आयन को कहाँ अटैक करना चाहिए, H प्लस आयन को कहाँ अटैक करना चाहिए, यहाँ पर अटैक करना चाहिए या यहाँ पर। नो डाउट क्या करेगा, H प्लस आयन इस वाले ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और अटैक करके बना लेगा प्रोटोनेटेड एस्टर। तो जब हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या होगा, पहले बनेगा प्रोटोनेटेड एस्टर। ये जो प्रोटोनेटेड एस्टर है बच्चों उसमें क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब ये ब्रेक करा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहाँ पर आकर अटैक कर जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ पर बन जाएगा OH2 प्लस और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में OH, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो मेरे पास में OH2 प्लस बच्चों यहाँ पर बन जाएगा, अपने पास यहाँ पर क्या बन जाएगा OH2 प्लस। ये OH2 प्लस देखो यहाँ पर क्या करेगा, ये OH2 प्लस देखो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर H प्लस आयन को रिलीज करेगा। जब ये H प्लस आयन को रिलीज करेगा तो वो H प्लस आयन यहाँ अटैक करेगा,
इससे बन जाएगा फिर से ये वाला इंटरमीडिएट। ये वाला इंटरमीडिएट अब यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला इंटरमीडिएट बच्चों यहाँ पर क्या करेगा, इस वाले पाई सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अगर ये वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला ऑक्सीडेंट अपना लोन पे ट्रांसफर करेगा, उससे बन जाएगा ये प्रोटोनेटेड एसिड बन जाएगा। ये प्रोटोनेटेड एसिड बच्चों क्या करेगा, अपना H+ आयन रिलीज करेगा। अगर प्रोटोनेटेड एसिड अपना H+ आयन रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा अपने पास में न्यूट्रल एसिड बॉन्ड। ओके, तो बिल्कुल इस रिएक्शन को बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पर एसिड कैटालाइज्ड एसिडिफिकेशन। और इसके उल्टी रिएक्शन की बात करेंगे, उल्टे मैकेनिज्म की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। वो दोनों ही रिएक्शन कैसी होती है बच्चों, रिवर्सिबल कैटेगरी की। कैसी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल कैटेगरी। अब देखो एक क्वेश्चन अपने पास में, क्वेश्चन देखो क्या है, अगर मेरे पास में इथेनॉइक एसिड है, उसकी रिएक्शन मैंने इथेनॉल से कराई और इथेनॉल का जो ऑक्सीजन एटम है बच्चों वो O18 आइसोटोप, और मैंने लिया मिनरल एसिड कंसर्न H2SO4, एक्स क्या होगा वो मुझे पता है। वैसे अगर मैं इथेनॉइक एसिड लेता हूं और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेता हूं, उसका ये जो ऑक्सीजन है वो O18 आइसोटोप है, और मैंने लिया है कंसर्न H2SO4 तो बनेगा Y, तो यहाँ पर एक्स क्या होगा और Y क्या होगा ये दोनों मुझे पता है। तो देखो कंसेप्ट बच्चों यहाँ पर क्या यूज, हम जो ये कंसर्न H2SO4 ले रहे हैं वो एक्चुअली पहले ये भी चेक करता है कि जो एल्कोहल है क्या वो कार्बोकेटाइन वगैरह कुछ बना सकता है क्या, अगर बना सकता है तो रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें जो रिएक्शन होने वाली है उसके पूरे मैकेनिज्म को मैं देखता हूँ। तो पहले बात करते हैं इसके पहले वाली रिएक्शन में। तो देखो मेरे पास में एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल, मेरे पास में एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, H+ आयन जो होगा, इसमें जो H+ आयन है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, या कहीं ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, या कहीं H+ आयन वापस जाके जुड़ेगा। जिससे इस रिएक्शन में यहाँ पर बन जाएगा CH3 COH OH, और इस वाले ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है बच्चों उसका अटैक करेंगे। अब आप सोचो क्या इथेनॉल मॉलिक्यूल का ये वाला बॉन्ड अगर मैं ब्रेक करता हूँ, इथेनॉल मॉलिक्यूल का अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो क्या कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये इथेनॉल मॉलिक्यूल का जो है जो ऑक्सीजन एटम अपने पास में है वो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं, और ये पूरी रिएक्शन कराने से फाइनली हमारे पास में आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, साथ में आएगा O, और O के साथ में यहाँ पर आ जाएगा C2H5, और ये जो O है बच्चों वो कौन सा होगा, O18 वाला। ये कंपाउंड अपने पास में कौन सा होगा, X। अब बात करते हैं Y के वाले केस में क्या होगा। तो बच्चों देखो मेरे पास में है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मेरे पास में है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और मैं कंसर्न H2SO4 लेते हुए हीट भी कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा, ये जो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है बच्चों वो क्या करेगा, वो H+ आयन के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर जाएगा। अगर वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा आइसोब्यूटाइलिन। क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, आइसोब्यूटाइलिन। अब बच्चों ये जो आइसोब्यूटाइलिन है, इस आइसोब्यूटाइलिन पे ये जो अपने पास में एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल है वो अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा वो, एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल का O नेगेटिव और H+ है, अगर इसका H+ आयन जाएगा तो H+ आयन यहाँ जुड़ेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज फाइनली कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, और O नेगेटिव यहाँ अटैक कर जाएगा। तो इससे अपने पास में जो फाइनल कंपाउंड बनेगा, जो फाइनल कंपाउंड Y बनेगा, देखो वो क्या होगा, वो मेरे पास में होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आ जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप आ जाएगा। ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये अपने पास में आ जाएगा। तो बच्चों ये अपने पास में कंपाउंड क्या बन जाएगा, वन। तो अब अपने पास में देखो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है, that during acid catalyzed acidification observe that the strong acid used as catalyst first checks reactivity of the alcohol to give a stable tertiary or other equivalent carbohydrate। अगर आपके पास में वो पहले चेक करेगा कि क्या अल्कोहल टर्सरी कार्बोकेटाइन बना सकता है, अगर वो टर्सरी कार्बोकेटाइन बना सकता है तो बच्चों क्या करेगा, वो पहले उसका अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देगा। जब वो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से बन जाएगा एल्कीन, फिर उस एल्कीन पर क्या करेगा, हम एसिडिक एसिड का अटैक करा देंगे और वाई वाला कंपाउंड। ओवरऑल अब इसके अंदर ये जो O18 आइसोटोप है बच्चों, ये जो O18 आइसोटोप है उसकी पोजीशन को आप ऑब्जर्व करो। ये जो O18 आइसोटोप है यहाँ पर, अब वो कहाँ होगा, वो यहाँ पर होगा, पर आप नोट करो प्रोडक्ट के अंदर नहीं होगा, अब वो O18 आइसोटोप यहाँ आ चुका है। O18 आइसोटोप का आ चुका है, वो सॉल्यूशन के अंदर आ चुका है। इस तरीके से O18 आइसोटोप की पोजीशन भी हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखोगे, अब ये क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। The acid catalyzed acidification is a reversible reaction, बिल्कुल करेक्ट है,
जो हम एसिड कैटालाइज एसिडिफिकेशन की बात करते हैं कि ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ में हमारे पास में बच्चों है एल्कोहल। हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और साथ में हमारे पास में है एल्कोहल R-OH एल्कोहल है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिवर्सिबल रिएक्शन से यहाँ पर बन जाता है बच्चों एस्टर और साथ में बनता है वाटर। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। तो स्टेटमेंट है that acid catalyzed acidification is a reversible reaction. Which of following method are useful to move the reaction in forward direction? अगर आप चाहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, ली चैटन प्रिंसिपल्स लगाना पड़ेगा। ओके, देखो चेक करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, एडिंग एक्सेस ऑफ एल्कोहल। अगर मैं एल्कोहल का बच्चों एक्सेस ऐड करूंगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली चैटन प्रिंसिपल एडिशन ऑफ रिएक्टेंट एट द इक्विलिब्रियम स्टेट मूव्स द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहता हूँ तो मुझे एल्कोहल का एक्सेस अमाउंट ऐड करना चाहिए। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सेकेंड की बात करें, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द मिक्सचर बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर हम कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हुए इस वाटर को रिमूव कर दें, जैसे P2O5 वगैरह कुछ यूज करूं और इस वाटर को मैं रिमूव कर दूं, तो अगर मैं वाटर को बच्चों रिमूव करूंगा तो रिएक्शन क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ली चैटन प्रिंसिपल रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम मिक्सचर मूव्स द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, यूजिंग द लुईस एसिड्स लाइक BF3 व्हिच कैन क्रिएट एसाइल केटाइन। तो देखो वो रिएक्शन कैसे पॉसिबल। तो बच्चों देखो यहाँ पर है क्या कि अपने पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप करा देते हैं BF3 से, तो BF3 से रिएक्शन कराने पे ये बना देता है RCO प्लस और साथ में बन जाता है बच्चों BF3OH माइनस। क्या बन जाता है, BF3OH माइनस। ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि BF3 एक काफी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। BF3 एक काफी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है। तो इस एसिडिफिकेशन रिएक्शन में अगर आप किसी लुईस एसिड को भी यूज करते हैं बच्चों, तो रिएक्शन काफी अच्छी तरीके से कैटालाइज हो जाती है और रिएक्शन अगर काफी अच्छी तरीके से कैटालाइज हो जाएगी तो यहाँ पे एसिड का बहुत सारा अमाउंट जो होगा वो रिएक्शन पार्टिसिपेट करने लगेगा और वो एसाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बहुत सारा एसाइल मीडियम में बन जाएगा तो एल्कोहल भी आसानी से अटैक करेगा, दैट मींस एस्टर का फॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी, रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है बच्चों वो भी करेक्ट है कि अगर हम कोई लुईस एसिड यूज करते हैं BF3 तो रिएक्शन फॉरवर्ड टू शिफ्ट करा सकते हैं। वो स्टेटमेंट देखा गया, यूजिंग स्टेरिकली क्राउडेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों अगर आप नोट करें, इस रिएक्शन को नोट करें, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पे जाएं, यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये अपने पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, इमेजिन करो ये R ग्रुप का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाए। अगर मैं R ग्रुप का साइज को बच्चों इंक्रीज कर दूंगा तो ये एल्कोहल आसानी से अटैक कर ही नहीं पाएगा। तो अगर R ग्रुप का साइज में इंक्रीज कर देता हूं तो बच्चों स्टेरिक क्राउडिंग के कारण रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इवन अगर मैं अल्कोहल में भी स्टेरिक क्राउडिंग कर दूं तो क्या होगा, रिएक्टिविटी काफी कम हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट 4 दिया वो क्या दिया है, यूजिंग स्टेरिकली क्राउडेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। अगर आप स्टेरिकली क्राउडेड कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो ही नहीं पाएगी, बहुत कम अमाउंट में क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। उस तरीके से यूजिंग स्टेरिकली क्राउडेड अल्कोहल, अगर आप स्टेरिकली क्राउडेड अल्कोहल का यूज करेंगे तो बच्चों वो भी क्या करेगा, आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा प्रोटोनेटेड एसिड के ऊपर, तो उसके भी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम, और एस्टर फॉर्मेशन काफी कम। तो इसमें हमारा आता है ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 करेक्ट। देखो नेक्स्ट अपने पास में, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन वी गेट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये तो आपको मैंने समझा ही दिया किस तरीके से होगा। आगे अगर R डैश जो ग्रुप है अपने पास है वो एक टर्शियरी ग्रुप है, तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा, वो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी हमने एस्टरिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। अगर अपने पास में बच्चों नोट करो, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट है, ये अपने पास में R डैश वाला पार्ट है, तो नोट करो ये बना कैसे था, ये वाला कंपाउंड बना कैसे था। इसमें ये वाला कार्बोकेटाइन के ऊपर, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर O नेगेटिव ने अटैक ही तो करा था, है ना। तो अगर ये मेरे पास में टर्शियरी ग्रुप है और आप इस वाले एस्टर का क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो इसमें आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देना, ये बॉन्ड ब्रेक करना, RCOOH ग्रुप बना देना और साथ में बना देना आपके पास में क्या, यहाँ पर एल्कीन बना देना। वैसे पहले बना देना 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का भी क्या कर देना, डिहाइड्रेशन, और जो एल्कीन है बच्चों वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, मेजर। ये बात तो आपको पता ही है ना। सो इफ R dash is tertiary then during hydrolysis of ester the cleavage occur of OC bond। कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, OC बॉन्ड का क्लीवेज होगा, है ना। कि OC बॉन्ड कौन से वाले की बात हो रही है बच्चों, इस वाले की बात हो रही है। OC बॉन्ड यहाँ पर कौन सा है, ये वाला है। ओके,
इसका हम क्लीवेज करेंगे तो उससे अपने पास क्या बन जाएगा बच्चों, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। फिर वो कार्बोकेटाइन का हमें यहाँ पर क्या बना देना है, एल्कीन बना देना, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन से स्टेबल एल्कीन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो अपने पास में क्या, ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ O18 इन द प्रोडक्ट H1। देखो अगर मैं इस वाले एस्टर का बच्चों हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं तो नोट करो, क्या ये वाला R ग्रुप टर्सरी है, बिल्कुल भी नहीं है। दैट मींस क्या होगा, यहाँ पर इस वाले बॉन्ड का क्लीवेज होगा, एसाइल O क्लीवेज होगा। यहाँ पर कौन सा क्लीवेज होगा बच्चों, एसाइल O क्लीवेज। और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो ये 3 डिग्री वाला ग्रुप है, ये बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बन सकता है जो फाइनली एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर अपने पास में बच्चों कौन सा क्लीवेज हो जाएगा, ओ एल्काइल क्लीवेज। एसाइल ओ क्लीवेज होगा या ओ एल्काइल क्लीवेज होगा, ये भी हमें चेक करना चाहिए। ओके, अब देखो क्वेश्चन अपने पास में, ये कुछ मैंने साइक्लिक एस्टर्स लिए। साइक्लिक एस्टर्स को बच्चों बोलते हैं लेक्टोन्स। साइक्लिक एस्टर जो है उनको बोलते हैं लेक्टोन्स। ये दोनों अपने पास में लेक्टोन्स कंपाउंड है ना, ये लेक्टोन। साइक्लिक एस्टर्स आर नोन एज लेक्टोन। ये अपने पास में एक लेक्टोन है, ये भी अपने पास में दूसरा लेक्टोन। अब बात है कि साइक्लिक एस्टर का अगर आप एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, वो हमें बताना। तो बच्चों देखो क्या होगा, आप नोट करो ये वाला जो ग्रुप है जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली ग्रुप जुड़ा है, क्या वो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बना सकता है, नहीं बना सकता। तो इस केस में देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास में C डबल बॉन्ड O, उसके पास में यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा OH, और साथ में अपने पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा OH। ये अपने पास में इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, अगर मैं नीचे वाली रिएक्शन की बात करूं तो बच्चों नोट करें, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ जो ग्रुप है बच्चों वो 3 डिग्री का है, तो वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है। अगर वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकता है तो अब एस्टिफिकेशन किस तरीके से होगा, यहाँ पर O, यहाँ पर H, और ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अब आप बताओ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को क्या करना चाहिए, एल्कीन बनाना चाहिए कि अल्कोहल बनाना चाहिए, तो बनाना चाहिए एल्कीन। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इससे एल्कीन बना लेंगे, यहाँ पर क्या होगा एल्कीन का फॉर्मेशन, ये वाला स्टेबल एल्कीन बन जाएगा। ओके, तो ये वाले इस रिएक्शन का बच्चों प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, दोनों रिएक्शन में डिफरेंस यहाँ पर क्या आया, जो पहली वाली रिएक्शन है, जो पहली वाली रिएक्शन है बच्चों उसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हुआ एसाइल ओ क्लीवेज। पहले वाली रिएक्शन में क्या हुआ, एसाइल ओ क्लीवेज। और दूसरी वाली रिएक्शन में बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ओ एल्काइल क्लीवेज। एसाइल ओ क्लीवेज, और यहाँ पर क्या होगा, ओ एल्काइल क्लीवेज। जाहिर सी बात है साथ साथ हम हीट तो करेंगे तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, साइक्लिक एस्टर अगर इलेक्ट्रॉन्स का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इस तरीके की प्रोडक्ट बनाएंगे। हमें चेक करना पड़ेगा वो 3 डिग्री का है कि नहीं, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ जो एल्काइल ग्रुप है वो 3 डिग्री का है कि नहीं। अगर है तो हम करेंगे ओ एल्काइल क्लीवेज, और अगर 3 डिग्री का नहीं है तो हम करेंगे एसाइल ओ क्लीवेज। आई होप आपको मेरा समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहता ये मेरे पास में O18 आइसोटोप है, फिर O18 आइसोटोप कहाँ होता बच्चों, ये O18 आइसोटोप यहाँ पहुंचा। और अगर मैं कहता ये वाला मेरे पास में O18 आइसोटोप है तो ये कहाँ होता, O18 आइसोटोप यहाँ। ओके, अब देखो नेक्स्ट अपने पास में क्या है, इन इट्स फॉर्मेशन द स्टेरिक फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बोथ इन एसिड्स एंड एल्कोहल्स। ठीक है, ये तो आपको मैंने बात करी थी कि अगर हमारे पास में एसिड जो है और जो एल्कोहल है वो स्टेरिकली क्राउडेड है, और अगर वो स्टेरिकली क्राउडेड है तो बच्चों क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम होगी, एस्टर फॉर्मेशन बहुत कम होगी। अगर हम एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्रेट का यूज करते हैं एस्टिफिकेशन के लिए तो बच्चों वो एस्टिफिकेशन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक हो गया, ये RCOCl है, अगर वो अल्कोहल से रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो pyridine यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकाल देगा, ये यहाँ पर आसानी से अटैक कर जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे एस्टर। ओके, रिएक्शन कैसे होगी यहाँ पर, इरिवर्सिबल होगी। वैसे ही मेरे पास में एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड पर अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा इन प्रेजेंस ऑफ बेस, साथ साथ में यहाँ पर बेस का भी यूज करेंगे, जैसे KOH का यूज करेंगे तो O पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जब वो क्या करेगा, अटैक करेगा, तो बच्चों को यहाँ पर बना लेगा एस्टर। ओके, इन रिएक्शंस को तो हम पहले पढ़ चुके, जैसे कुछ रिएक्शंस को इसमें कर लेते हैं। अगर मेरे पास में है CH3 CH2 COO COCS, ये मेरे पास में एक एनहाइड्राइड है। अगर मैं इस एनहाइड्राइड की बच्चों रिएक्शन कराता हूं, अगर मैं इस एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराता हूं किससे, इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम इथोक्साइड, या ले ले इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा वो हमें बताना है। अगर ये रिएक्शन कराएं इसमें क्या बनेगा वो हमें बताना है। बच्चों देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले तो ये जो हमारे पास में इथेनॉल है वो खुद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर जाएगा,
और रिएक्शन करके बना लेगा वो इथोक्साइड, और साथ में अपने पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, इथोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इथोक्साइड हो जाएगा K प्लस और साथ में बन जाएगा H2। अब ये जो अपने पास में इथोक्साइड है बच्चों वो अटैक करेगा। अब बात आती है कि इथोक्साइड जो है कौन से कार्बन फंक्शन ग्रुप पर अटैक करेगा। तो बच्चों देखो, इथोक्साइड यहाँ पर अटैक करना पसंद करेगा या इथोक्साइड यहाँ पर अटैक करना पसंद करेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब सोचो, आप बताओ इस वाले फंक्शनल ग्रुप में से और इस वाले फंक्शनल ग्रुप में से वो कौन सा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है, यहाँ पर भी CH2 ग्रुप है, पर साथ में क्या है, यहाँ पर एक CH3 है। अब नोट करो यहाँ पर क्राउडिंग ज्यादा है, अपने पास में क्या है, यहाँ पर अल्फा क्राउडिंग है, यहाँ पर अल्फा क्राउडिंग नहीं है, यहाँ पर अल्फा क्राउडिंग है। तो जहां पर क्राउडिंग होगी बच्चों वहां पे रिएक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पे रिएक्शन में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये जो अपने पास में इथोक्साइड बना है, ये जो अपने पास में इथोक्साइड बना है, वो इथोक्साइड इस वाले कार्बन फंक्शन ग्रुप पर अटैक करेगा। जब वो इस वाले कार्बन फंक्शन ग्रुप पर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, ये आप चाहें तो डायरेक्टली बॉन्ड को बना दें, अगर इस पर अटैक कराएं तो इसका नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करा दें। अगर आप इस तरीके से इस बच्चों इस रिएक्शन को कराते हैं तो यहाँ पर आपके यहाँ से बन जाएगा ये CH3 CH2 CO नेगेटिव, और साथ में आपके पास में आ जाएगा इथोक्साइड, इथोक्साइड का O CO, और साथ में आ जाएगा CS। ये वाला यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो एस्टर पहले था अपने पास में वो वाला एस्टर यहाँ से क्या करेगा बच्चों, हट जाएगा, एनाइडेट हट जाएगा और इस वाले एस्टर का फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट देखो अपने पास में रिएक्शंस ऑफ एस्टर्स। तो एस्टर की रिएक्शन में सबसे पहले होता है एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, इसका मैकेनिज्म तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं बची। अब बात करते हैं बेस कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो नोट करो, जो एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है वो तो अपने पास में कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। बट बच्चों ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन कैसी है, ये रिएक्शन बच्चों यहाँ पे दे रखी है इरिवर्सिबल। ये जो रिएक्शन है बच्चों वो कैसी है, इरिवर्सिबल। अब बात करते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। बेस कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर में क्या होता है बच्चों, वो जो OH माइनस आयन हमने लिया है वो OH माइनस आयन क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, OH माइनस आयन यहाँ पे, इससे अपने पास में एक बन जाएगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये वाला क्या बन जाएगा अपने पास में बच्चों, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है इसको देखो क्या करना है, O नेगेटिव से पाई बॉन्ड फिर से बनाना है। अगर ये O नेगेटिव से पाई बॉन्ड बनाएगा तो अब ये OR डैश ग्रुप को हटाएगा। ये R को क्यों नहीं हटाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि H R और NH2 ग्रुप ये इजीली एलिमिनेट नहीं होते। H R और NH2 ग्रुप इजीली एलिमिनेट नहीं होते। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो R ग्रुप है वो तो एलिमिनेट नहीं होगा, वो लिविंग ग्रुप की तरह काम नहीं करेगा, OR डैश ग्रुप यहाँ पर काम करेगा जो हमने अल्कोहल वाला लिया था। तो अगर वो लॉस ऑफ एल्कोक्साइड यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो एल्कोक्साइड है बच्चों वो क्या करेगा, अपना बेसिक कैरेक्टर शो करेगा और वो बना देगा कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है बच्चों वो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्या होता है वो, रेजोनेंस स्टेबलाइज। और अगर प्रोडक्ट का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाए तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होगी। कैसे, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो ओवरऑल बच्चों यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट रहेगी। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इसको हम इरिवर्सिबल कैटेगरी का ही मानेंगे। तो क्वेश्चन अगर ये आता है कि बेस कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस जो एस्टर जो होता है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि जो प्रोडक्ट के अंदर कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उसका होता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, जो एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर है वो रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में जो एस्टर बनता है वो एसिड की प्रेजेंस में फिर से हाइड्रोलाइसिस कर सकता है ना, फिर से एस्टिफिकेशन कर सकता है। जैसे अगर मैं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा एसिड की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनेगा, वो फिर से एस्टिफिकेशन कर सकते हैं सारे। ओके, बट बेस की प्रेजेंस में तो एस्टिफिकेशन होता नहीं है ना, एस्टिफिकेशन तो एसिड की प्रेजेंस में होता है, बेस की प्रेजेंस में एस्टिफिकेशन नहीं। आप देखो याद रखें यहाँ पे, एस्टिफिकेशन is favored by presence of H plus ion in the medium. Acidification is favored by presence of H plus ion in the medium. और उसके बाद में hydrolysis of ester is favored by
both H plus and OH minus ions in the medium. मीडियम में चाहे H प्लस हो चाहे OH माइनस आयन हो, दोनों चीज क्या करेंगे, इसको फेवर करेंगे. ओवरऑल एसिड की प्रेजेंस में एसिडिफिकेशन भी होगा और हाइड्रोलाइसिस भी होगा. पर अगर बेस की प्रेजेंस है बच्चों अपने पास में, तो यहाँ पर क्या होगा, बेस की प्रेजेंस में एसिडिफिकेशन नहीं होगा पर एस्टर का हाइड्रोलाइसिस आसानी से होगा. देखो, the base catalyzed hydrolysis is not reversible as carboxylate ion form is resonance stabilized. आगे देखो, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहाँ पे हम कर देंगे, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा. इसमें सीधा सीधा आपको करना क्या है, एसाइलो क्लीवेज करना है, रिएक्शन खत्म हो जाएगा. द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिफिकेशन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर आर इज आल्सो नोन एज एसाइलो क्लीवेज रिएक्शन मैकेनिज्म. क्या बोलते हैं इसको, एसाइलो क्लीवेज रिएक्शन मैकेनिज्म. अब नेक्स्ट अपने पास में देखो क्या आता है, ट्रांस एसिडिफिकेशन. ट्रांस एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है, तो देखो क्या है, ट्रांस एसिडिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द एल्कोक्सी ग्रुप ऑफ एन एस्टर कंपाउंड बाय अनदर एल्कोहल. मैं क्या करूंगा, एस्टर का जो एक एल्कोक्सी ग्रुप है उसको किसी एक दूसरे एल्कोक्सी ग्रुप से क्या करूंगा, उसको मैं एक्सचेंज कर दूंगा. इसको बोलते हैं ट्रांस एसिडिफिकेशन. दीज रिएक्शंस आर ऑफन कैटलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ एन एसिड और अ बेस. है ना, देखो फिर क्या होगा, अगर मैं, मेरे पास में एक एस्टर है, एस्टर को मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक ऐसा एल्कोहल लेता हूं जो निकलने वाले एल्कोहल से ज्यादा कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट रखेगा. जैसे अगर ये मिथेनॉल है तो ये इथेनॉल हो सकता है, अगर इथेनॉल है तो ये प्रोपेनॉल हो सकता है, या आपके पास में प्रोपेनॉल हो सकता है. पर याद रखना, स्टेरिकली क्राउडेड मत करके ना. अगर आप स्टेरिक क्राउडिंग करेंगे तो बच्चों वो रिएक्शन ही नहीं करेगा. अगर आप स्टेरिक क्राउडिंग करेंगे तो बच्चों वो ट्रांस एसिडिफिकेशन नहीं करेगा. जैसे देखो मैं क्या कह रहा हूँ, समझो मेरी बात. अगर मेरे पास में है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये है, और साथ में मेरे पास में आर डबल डैश ओ एच, इनकी मैं अलग अलग वैल्यूज बता रहा हूँ. अगर मेरे पास में ये वाले ग्रुप की और ये वाले ग्रुप की वैल्यू बता रहा हूँ. अगर ये वाला ग्रुप मेरे पास में बच्चों ओ सी एच थ्री है और ये वाला ग्रुप मेरे पास में क्या है, सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, आसानी से ट्रांस एसिडिफिकेशन हो जाएगा. अगर ये वाला मेरे पास में क्या है, ओ टी एच है, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ओ पी आर, है ना, प्रोपेनॉल है, तो आसानी से हो जाएगा. अगर ये मेरे पास में बच्चों, जैसे मैंने OCH3 ले लिया और अगर यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो बच्चों तब ट्रांस एसिडिफिकेशन नहीं होगा. क्यों, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग इतनी ज्यादा है. ट्रांस एसिडिफिकेशन पॉसिबल क्यों नहीं होगा, कि बच्चों इस वाले ग्रुप का स्टेरिक क्राउडिंग इतना ज्यादा है कि वो रिएक्शन ही नहीं करेगा. तो याद रखना, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, है ना. इस वाले केस में, पहले वाले केस में रिएक्शन पॉसिबल थी, सेकंड वाले केस में रिएक्शन पॉसिबल थी, थर्ड वाले केस में रिएक्शन पॉसिबल. अब इसका उल्टा सोचिए, अगर मैं क्या करता, अगर मैं बच्चों यहाँ पर क्या करता कि ये जो मेरे पास में ग्रुप है, अगर ये जो मेरे पास में ग्रुप है, ये मैं लेता OTH वाला और ये मैं ले लेता CH3 OH, तब बच्चों ट्रांस एसिडिफिकेशन होने के चांसेस काफी कम. देखो ऐसा क्या होता है बच्चों, ये जो ट्रांस एसिडिफिकेशन रिएक्शन है, इसमें हम एस्टर को लेते हैं और एस्टर में क्या करते हैं, एक दूसरा एल्कोहल मिलाते हैं और बाद में थोड़ा बहुत एसिड डाल देते हैं और सिस्टम को हीट करते हैं. एक बीकर हमने लिया, बीकर में हमने एस्टर को डाला, एस्टर लिक्विड फॉर्म में एस्टर को डाला, उसमें हमने अल्कोहल को डाला, जिस अल्कोहल को हमने उसमें ट्रांस एसिडिफिकेशन डाला था, और बाद में हमने हीट करा. अब देखो हीट करने पर क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग होगी, और हो सकता है बॉइलिंग पर क्या करे, जो अल्कोहल है वो इवेपोरेट हो जाए. तो अगर मेरे पास में ये वाला जो अल्कोहल है, ये वाले अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और अंदर से जो एल्कोक्सी ग्रुप निकलेगा उससे जो अल्कोहल बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ओवरऑल तब ट्रांस एसिडिफिकेशन होने के चांसेस होंगे. उस केस में लो बॉइलिंग पॉइंट वाला जो अल्कोहल होगा बच्चों, वो बाहर आ जाएगा और वो बाद में इवेपोरेट कर जाएगा. जैसे जैसे वो इवेपोरेट करता रहेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन शिफ्ट होती रहेगी. ओके, इस तरीके से आपको ट्रांस एसिडिफिकेशन करना है. जैसे क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांस एसिडिफिकेशन इज लीस्ट फिजिबल. तो पहले केस में देखो यहाँ पर क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप को हटाया और इथॉक्सी ग्रुप को जोड़ा. सेकंड में क्या करा आपने, इथॉक्सी ग्रुप को हटाया और मिथॉक्सी ग्रुप को जोड़ा. तो बताओ यहाँ पर कौन सा होगा, इथॉक्सी ग्रुप आ सकता है ना. पर अगर मैं इथॉक्सी को हटाकर मिथॉक्सी लगाऊं तो उसके होने के चांसेस काफी कम है. तो बच्चों यहाँ पर सेकंड रिएक्शन जो है वो लीस्ट फिजिबल है. सेकंड रिएक्शन कैसे हो जाएगी अपने पास में, लीस्ट फिजिबल रिएक्शन है. ये जो ट्रांस एसिडिफिकेशन रिएक्शन है, इसमें आप एक और बात याद रखें, ये मैंने CH3 यहाँ से हटाया और मैंने क्या लिया, एन ब्यूटाइल अल्कोहल. तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल जुड़ सकते थे, पर याद रखना टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं जोड़ सकते थे. हम एन ब्यूटाइल अल्कोहल को जोड़ सकते थे बच्चों, पर हम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल को यहाँ पर ट्रांस एसिडिफिकेशन में ऐड नहीं कर सकते थे. क्यों, ड्यू टू स्टेरिक क्राउड, ड्यू टू स्टेरिक क्राउड. जैसे कुछ क्वेश्चन है, गिव प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस. इन रिएक्शंस के आपको प्रोडक्ट बताने हैं क्या क्या पॉसिबल. देखो पहले वाली रिएक्शन बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये मेरे पास में एक साइक्लिक एस्टर है जिसको बोलते हैं लैक्टो.
इस पर मैं इथेनॉल का रिएक्शन करा रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, ट्रांस एस्टिफिकेशन कर रहा हूँ। अब मुझे कैसे पता है कि यहाँ पर ट्रांस एस्टिफिकेशन पॉसिबल है, तो नोट करो बच्चों यहाँ पे, अगर मैं इसमें एसाइल ओ क्लीवेज करूँ, अगर मैं एसाइल ओ क्लीवेज करूँ तो यहाँ पे एक एल्कोहल बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसमें ट्रांस एस्टिफिकेशन करूँ तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, ट्रांस, देखना इसमें रिएक्शन किस तरीके से होगी। मैं O18 कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा ऑक्सीडेंटम कहाँ पर आ रहा है। ये मेरे पास में O18 वाला है और ये मेरे पास में हो गया OH। साथ में देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास में आ जाएगा OCH2CS। अब आप बताओ, क्या ये वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट इस वाले कंपाउंड से तो ज्यादा ही होगा। ये मेरे पास में केवल एक साइक्लिक एस्टर है ना। मैंने इसमें इथेनॉल को मिलाया, हुआ क्या, उनके बीच रिएक्शन होगी और ये वाला कंपाउंड बन गया। ये मेरे पास में जो हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा बच्चों, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका क्या होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट है। और अगर इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एक्स, ठीक है, यहाँ पर एक्स कौन है, मैं इसको बोल देता हूँ फर्स्ट वाले, दैट मींस ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये वाला। सेकंड रिएक्शन की बच्चों देखो यहाँ बात करें, देखो सेकंड वाली रिएक्शन में क्या है कि आपके पास में एक कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है और एक OH ग्रुप है ना। देखो नोट करना, यहाँ पे एस्टर था और एल्कोहल था, यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है और OH ग्रुप है, और आपने कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड डाला है, तो क्या होगा, तो अब यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर एसिडिफिकेशन होगा। उस इंट्रामोलिकुलर एसिडिफिकेशन में देखो, जैसे इसको नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5, ओके, इस तरीके से 5 अपने पास में आ जाएगा। ये 5 अपने पास हो गया। अब अगर इंट्रामोलिकुलर एसिडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दो। इंट्रामोलिकुलर एसिडिफिकेशन में अब अपने पास में एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करो। उस 5 मेंबर रिंग में मेरे पास में एक ऑक्सीजन एटम है और क्या आ गया साथ में, डबल बॉन्डेड O, और डबल बॉन्डेड O के पड़ोस वाले जो कार्बन है उस पर क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बच्चों ये वाला होता है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये होगा। ओके, अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन की बात करें, तो बच्चों नोट करो, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है, ये वाला। अगर मैं इसमें ट्रांस एसिडिफिकेशन की बात करूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहाँ से हटा रहा हूं। अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, देखो बनेगा क्या, चेक करना प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या बचेगा। इसमें देखो बच्चों क्या होगा, ये डबल बॉन्डेड ग्रुप है, ये होगा, और साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। और साथ साथ में देखो, अगर मैं O18 कर दूं ताकि थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर O18 कर देते, यहाँ पर O हो गया, यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O, ये है, और यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा, CH2। अगर यहाँ पे बात करें, अगर ट्रांस एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, एल्कोहल वाला पार्ट यहाँ पे हट चुका है, तो इसके साथ में क्या होगा, O18 होगा, बॉन्ड को हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा CH2CS, ये मेरे पास आएगा। अगर आपको लगे यार O16 भी सर कर दो, तो देखो मैं इसको O16 कर देता हूँ, कि O16 है, या कहें इसमें O16 की जगह, चलो O16 क्या, चलो इसमें ऑक्सीजन का आइसोटोप तो जो है वो रह गया, O18 से ही क्लियर हो रहा है, तो O18 वाला इस तरफ चला है। अब बच्चों देखो, ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, वो टोटोमेरिज्म करेगा ना, ये इनॉल फॉर्म, और अगर ये टोटोमेरिज्म करेगा तो अब यहाँ पे क्या बना देगा, तो बच्चों यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अगर आप ओवरऑल चेक करें तो इस वाले एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस वाले एल्कोहल से नो डाउट ज्यादा होगा। अगर ये वाला एल्कोहल एग्जिस्ट करता तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इस वाले ज्यादा होता, बट जबकि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या कि ये वाली चीज बनी क्यों, क्योंकि टोटोमेरिज्म से मोर स्टेबल प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जब मैंने इथेनॉल की प्रेजेंस में इस वाले कंपाउंड को हीट करा, इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस आयन, तो उस केस में रिएक्शन हो गई, ट्रांस एसिडिफिकेशन हो गया, और उससे पहले ये वाला कंपाउंड बना। ये जो इनॉल फॉर्म बना बच्चों, ये जो अपने पास में इनॉल फॉर्म बना, वो इनॉल फॉर्म कैसा था, अनस्टेबल था, और इनॉल फॉर्म ने बाद में क्या करा, टोटोमेरिज्म कर लिया, और उससे क्या बन गया, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म कैसा होगा बच्चों, अपने पास में मोर स्टेबल होगा। इससे इस रिएक्शन में इस तरीके से एस्टर फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट अब अपने पास में सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन का ओवरऑल मतलब क्या होता है, हमारे पास में क्या है, जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड क्या होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, तो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके अंदर क्या करा मैंने, NaOH के साथ में उसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड हुआ, तो आखिर एस्टर ही हुआ। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो बेस कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस है, उससे बन जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, और साथ साथ बन जाएगा एल्कोहल। अब बेसिक मीडियम यूज करा है, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा जिसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, इससे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन कैसी है बच्चों, इरिवर्सिबल है। एक और फैक्टर है जिसको, जो इसको इरिवर्सिबल बना रहा है, वो क्या है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो होते हैं बच्चों, उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, उनका क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन। और अगर किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट साइड में प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी क्या करेगी,
क्या करेगी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगी, वो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। इसे सेपोनिफिकेशन रिएक्शन है बच्चों, वो यूजुअली इरिवर्सिबल कैटेगरी की होती है। इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। Saponification is the hydrolysis of an ester under basic conditions to form an alcohol and the salt of the acid. क्या बनेगा, alcohol and salt of the acid. Saponification is commonly used to refer the reaction of the metallic alkali base with a fat or oil to form the soap. Saponification substances are those that can be converted into soap. आगे रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, जो हमें बताया कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एस्टर्स का रिडक्शन करेगा। एस्टर का रिडक्शन करके पहले क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, वो फिर एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देगा और क्या बना देगा उससे, एल्कोहल। तो ओवरऑल अगर मैं इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराऊंगा तो बन जाएगा RCH2OH और बन जाएगा ROH, मेरे पास में मिक्सचर ऑफ एल्कोहल्स बन जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन, बहुत बार हम इसको यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट है कन्वर्जन टू एमाइड्स। अगर आप एस्टर को क्या करते हैं, अमोनिया से ट्रीट कराते हैं, एक्सेस अमोनिया लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक्सेस अमोनिया लेने से यहाँ पर क्या होगा, जो OR- ग्रुप है, जो एल्कोक्सी ग्रुप है, वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और उससे बन जाएगा यहाँ पर NH3 आ जाएगा। NH3 अपना H+ आयन बाहर निकाल देगा और बना लेगा एमाइड। ओवरऑल कुछ है नहीं, एस्टर को अमोनिया के साथ में अगर ट्रीट करते हैं या एस्टर को एक्सेस अमोनिया के साथ में ट्रीट करते हैं तो उससे बन जाता है 1 डिग्री एमाइड। वैसे ही एस्टर्स को अगर 1 डिग्री अमीन के साथ में अगर हम ट्रीट करें तो बन जाता है यहाँ बच्चों यहाँ पे 2 डिग्री एमाइड्स बन जाता है। बात करते हैं फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा देता हूँ एस्टर के साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराते हैं एस्टर के साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, OR- ग्रुप को हटा देगा, एल्कोक्सी ग्रुप को हटा देगा और बाद में क्या करेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। तो 2 इक्विवेलेंट यूज होंगे यहाँ पर बच्चों के लिए, 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होंगे, A1 इक्विवेलेंट ऑफ एस्टर, उससे अपने पास में क्या बन जाएगा, फाइनली 3 डिग्री एल्कोहल। ये सभी रिएक्शन में बहुत बहुत बार यूज कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट अब अपने पास में जो रिएक्शन है देखो वो क्या है बच्चों, जो नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में है वो इसमें है क्लेजन कंडेंसेशन। काफी सिंपल सी रिएक्शन है, ढंग से इसको देखना, और ये वो रिएक्शन है मेनली बच्चों जिसके ऊपर जे एडवांस में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखो क्लेजन कंडेंसेशन ऑफ एस्टर्स होता क्या है, when 2 moles of an ester having an alpha hydrogen condense in presence of a base that is ethoxide followed by acidification gives a beta keto ester, the reaction is known as Claisen condensation। देखो यहाँ पर होगा क्या बच्चों, अपने पास में एस्टर के 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे और साथ में सोडियम इथोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, तो देखो होने क्या वाला है, ये मेरे पास में एस्टर का एक मॉलिक्यूल है, ये एस्टर का दूसरा मॉलिक्यूल। दोनों मॉलिक्यूल में से कोई एक मॉलिक्यूल जो होगा उसमें क्या करेंगे, ये जो CH2 ग्रुप है, ये जो CH3 है, वो CH3 मेरे पास में क्या होगा, एक माइनस एम ग्रुप से एल्फा पोजीशन पे, तो यहां से क्या करेंगे, H+ आयन को बाहर निकाल देंगे, बना देंगे कार्बन आयन। वो कार्बन आयन बच्चों बाद में क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, इथॉक्सी ग्रुप को यहाँ से हटा देगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हुए इस वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। तो क्लेजन कंडेंसेशन में क्या क्या हुआ, क्लेजन कंडेंसेशन में पहले क्या हुआ, आपके पास में जो एस्टर था उसने क्या करा, सोडियम इथोक्साइड के साथ में, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में एसिड बेस रिएक्शन करी। तो देखो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया है, क्लेजन कंडेंसेशन इन्वॉल्व फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन। क्या एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर होगी, ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है। आगे बात करते हैं क्लेजन कंडीशन में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। तो बच्चों देखो, जब ये एनायनिक फॉर्म इसके ऊपर अटैक करेगा तो बनेगा ना टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जिसके बाद क्या होगा, इथॉक्सी ग्रुप एलिमिनेट होगा, तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट भी जरूर बनेगा। फोर्थ थर्ड इसमें स्टेटमेंट दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो देखो जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बनेगा बच्चों वो ऐड हो रहा है और मेरे पास में यहाँ पर एक ग्रुप एलिमिनेट हो रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और बाद में एक ग्रुप का एलिमिनेशन हो रहा है। तो जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है बच्चों वो भी क्या करेक्ट है। उसके बाद में देखो क्या होगा, जो इथोक्साइड ग्रुप बाहर चला जाएगा, जो इथोक्साइड ग्रुप बाहर चला जाएगा वो क्या करेगा, वो H+ आयन एक्सेप्ट करते हुए क्या बनाएगा, सॉल्वेंट बना लेगा। क्या बना लेगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल टेकन एज ए सॉल्वेंट। ये स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। ये चारों स्टेटमेंट क्लेजन कंडीशन में लग रहे हैं। तो बस आपको इतना सा काम करना है, आपको एक एस्टर कंपाउंड दिए जाएंगे, आपको चेक करना है एस्टर के पास में क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है उसका आप क्या करो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन बना दो। कार्बन आयन बना दिया तो आपने क्या क्रिएट कर दिया, यहाँ पे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, वो दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल अटैक करेगा, वो इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर दोनों तरीके के अटैक पॉसिबल है। जब वो दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल अटैक करेगा बच्चों, दूसरे एस्टर फंक्शनल ग्रुप के अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है फॉलोड बाय एलिमिनेशन, तो एल्कोक्सी ग्रुप का एलिमिनेशन हो जाएगा। ओके,
और उससे फाइनली अपने पास में क्या बन जाएगा, बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा। बीटा कीटो एस्टर यहाँ पे तब बन रहा है जब हमने यहाँ पर क्या लिया था, इंटरमोलिकुलर क्लेजिंग कंडीशन पर। देखो यहाँ पर क्या है, one ester molecule loses an alpha hydrogen atom to form enolate type of anion and then it attacks the other ester molecule in a nucleophilic substitution reaction, ठीक है। other ester loses an alkoxide ion to form the form a condensation product। देखो क्रॉस एल्डोल कंडीशन क्या होता है बच्चों, अगर मेरे पास में एक तो ऐसा एस्टर है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे वाले के पास में नहीं है, तो जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, वो एल्कोक्साइड से रिएक्शन करते हुए पहले अपना कार्बोनाइन बना लेगा। वो कार्बोनाइन एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हुए अब उस एस्टर पर अटैक करेगा जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसा कर देखो, इस एस्टर के पास में बच्चों अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के पास पड़ोस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के पास में क्या है, उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर काफी हाई होगा, और जिसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर काफी हाई होगा अपने पास में क्या करेगा, वो कार्बोनाइन वहीं पर अटैक कर जाएगा। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करेगा तो अपने पास में क्या होगा, इससे बन जाएंगे क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन, है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये मेरे पास में एक ऐसा एस्टर है बच्चों जिसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये एक ऐसा एस्टर है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे मेरे पास में नेगेटिव चार्ज होगा, वो यहाँ पर अटैक करेगा, इथॉक्सी ग्रुप को हटा देगा, उससे फाइनली अपने पास में ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, सिमिलरली देखो अगर मैं लेता हूँ फॉर्मेट एस्टर लेता हूँ, फॉर्मेट एस्टर इस वाले के पास में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पर मैंने ले लिया, देखो यहाँ पर ये है ना, इथाइल इथेनॉइड ले लिया। इथाइल इथेनॉइड क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और इससे अपने पास में क्या करेगा, ये बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा। नेक्स्ट है बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस। बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस तो यहाँ पर क्या बच्चों, अगर मैं क्या करता हूँ, जब मेरे पास में ये जो बीटा कीटो एस्टर है, ये जो बीटा कीटो एस्टर है, मैंने यहाँ पर क्या करा, बीटा कीटो एस्टर को क्या करा, H प्लस आयन के साथ में कह सकते हैं कि एसिडिक बेस में हाइड्रोलाइसिस कराया, तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होगा और उससे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब मेरे पास में बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, जिसको अगर मैं स्ट्रांगली हीट करूंगा तो उसका हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। फिर उसको स्ट्रांगली हीट करूंगा बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन, और अगर डी कार्बोक्सिलेशन होगा तो हमें एंड में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। आगे देखो क्या है, अगर ये मेरे पास में जो है जैसे जो बीटा कीटो एस्टर था, इसको मैं सोडियम इथोक्साइड के साथ में ट्रीट करा था, तो ये एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये कैसा अपने पास में एक एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, और हमें बताया एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना। इसके पास में क्या होगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्या होगा इसके पास में, एसिडिक हाइड्रोजन। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के पास में क्या होगा बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिडिक CH बॉन्ड्स होगा, और अगर एसिडिक CH बॉन्ड्स है तो वो एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हुए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। अब ये जो कार्बोनाइन बनेगा बच्चों, वो क्या करेगा, जैसे अगर मैं एल्काइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराता हूँ तो उसके ऊपर SN2 अटैक कर जाएगा, SN2 अटैक करके ये वाला आपके पास में सब्सटीट्यूटेड बीटा कीटो एस्टर बना देगा। ये सब्सटीट्यूटेड बीटा कीटो एस्टर का आप हाइड्रोलाइसिस करो, सब्सटीट्यूटेड बीटा कीटो एसिड बन जाएगा, जिसका आप क्या करो, हीट करो, डीकार्बोक्सिलेशन करो, तो आपके पास में एक सब्सटीट्यूटेड कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, हायर कीटोन का फॉर्मेशन यहाँ पर। इंट्रामोलिकुलर क्लेजेड कंडेंसेशन क्या होता है, जिसको डिकमन रिएक्शन भी कहते हैं। देखो ये अपने पास में क्या है बच्चों, डाई एस्टर कंपाउंड है, क्या है, डाई एस्टर कंपाउंड। अगर आप डाई एस्टर कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं किसी सोडियम इथोक्साइड के साथ, तो इसमें जिसके बाद जिस तरफ एक अल्फा हाइड्रोजन है वो उसका यूज करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो क्या करेगा, दूसरे पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देगा, तो फाइनली आपके पास में इस तरीके का बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा, जिसके अंदर साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर होगा। ओके, अब इसी बेस पर एक पूरा क्वेश्चन है, देखो इसी रिएक्शन में इस क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट P ऑफ द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। फाइनल प्रोडक्ट P यहाँ पर क्या होगा, द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस। तो देखो रिएक्शन सीक्वेंस है क्या बच्चों, अगर मेरे पास में ये वाला जो कंपाउंड है जिसमें 5 मेरे पास में इंटरमीडिएट मिथाइलिन ग्रुप है, तो मेरे पास एक डाई एस्टर हो गया। इस डाई एस्टर का मैंने क्या करा, पोटेशियम इथोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कराया, तो अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक जगह क्या होगा, इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो 5 ग्रुप है तो 5 ग्रुप बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, और बाकी मेरे पास में क्या है, 2 एस्टर फंक्शन, रिमेनिंग मेरे पास में क्या है, 2 मिथाइल एस्टर्स। तो यहाँ पर मेरे पास 5 मिथाइलिन ग्रुप है, 1 2 3 4 और 5। किसी एक मिथाइलिन ग्रुप में यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ ले आते हैं नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है बच्चों, तो वो क्या करेगा, वो अब दूसरे वाले इस कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप पर अटैक करेगा। अगर वो अटैक कर रहा है तो आप नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। अगर 6 अपने पास में आ गया तो यहाँ पर अपने पास में जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा वो क्या बनेगा, एक 6 मेंबर रिंग को बना देते हैं।
तो यहाँ 6 मेंबर रिंग बना दिया। बच्चों देखो जो 6 मेंबर रिंग यहाँ पर बन जाएगा, उस 6 मेंबर रिंग में यहाँ पर C डबल बॉन्ड O रहेगा और इथोक्साइड ग्रुप माइनस हो जाएगा, और साथ में अपने पास में यहाँ पर ऑक्सीजन जो है CH2 अटैक करा था, और यहाँ पर इसके पास में क्या होगा, एक एस्टर ग्रुप लगा रखा होगा। इस तरीके से एस्टर ग्रुप यहाँ पे लगा रखा होगा। ओके, जो कार्बन अटैक करेगा वो कार्बन ये हो गया, और जो कार्बन अटैक करेगा उस कार्बन के साथ ही, जो कार्बन अटैक करेगा उस कार्बन के साथ ही यहाँ पर लगा रखा होगा, तो जो एस्टर ग्रुप होगा वो यहाँ पर होगा। अब देखो, अब आपने यहाँ पे क्या करा, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये एसिड बन जाएगा। अब आपने इसको हीट भी कर दिया, तो अगर आप इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे, अगर आप इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे बच्चों, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे और साथ में हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन भी हो जाएगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सिनोन। क्या बन जाएगा यहाँ पे, साइक्लोहेक्सिनोन। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन में सबसे पहले हमें क्या करना, हमारे पास में CH3 COOCH2CH, ये मेरे पास में एस्टर, जिसका ये अल्फा हाइड्रोजन, इसकी सबसे पहले रिएक्शन कराएगी ये सोडियम इथोक्साइड के साथ में। अगर आप सोडियम इथोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे स्टूडेंट, क्या आएगा, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O और साथ में CH2CH3, ये मेरे पास में आ जाएगा। ये कंपाउंड मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा। अब इस कंपाउंड के जाहिर सी बात है 2 मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे, इस कंपाउंड के हम 2 मॉलिक्यूल यूज कर सकते थे। ओके, तो पहले क्या करते हैं, इस वाले कंपाउंड का हम 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं। अगर इस वाले कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो अब मेरे पास में आ गया CH3 COO CH2CH3, और साथ में यहाँ पर क्या है मेरे पास में CH2 नेगेटिव चार्ज COO और इथाइल। अब ये जो कार्बोनाइलिक फॉर्म है वो यहाँ पर अटैक करेगा, ये ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, कार्बोनाइलिक फॉर्म वहां पर अटैक करेगा और ये वाला ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ये वाला ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, ये वाला ग्रुप यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, अब बन जाएगा CH3 CO के साथ में यहाँ पर आ जाएगा CH2, और बन जाएगा बच्चों यहाँ पे एक बीटा कीटो एस्टर, ये बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा। फिर ये है कि बीटा कीटो एस्टर की जो रिएक्शन आपने करा दी पोटेशियम इथोक्साइड के साथ, तो अब यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का रोल है। अगर पोटेशियम इथोक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का बच्चों यहाँ पे रोल होगा, तो यहाँ बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव COO और ईथर बन जाएगा। ये क्या करेगा, इसका जो रिएक्शन है वो हमने अब करा दिया किससे, इस वाले कंपाउंड से। तो यहाँ पर ये SN2 रिएक्शन करेगा, और ये SN2 रिएक्शन करके यहाँ पर बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये वाला कंपाउंड, और साथ में हो जाएगा एस्टर बन जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा। ये सब्स्टिट्यूटेड बीटा कीटो एस्टर बच्चों यहाँ पे क्या करेगा, अब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया और बाद में इसको स्ट्रांगली हीट करा तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन भी करा दिया। तो इससे अपने पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और साथ में ये साइक्लोहेक्साइल वाली रिंग आ जाएगी। तो बच्चों ये इस रिएक्शन का होगा प्रोडक्ट C होगा, ये वाला अपने पास में प्रोडक्ट C हो जाएगा। जो प्रोडक्ट B होगा बच्चों वो हाइड्रोलाइसिस के पहले वाला है, तो ये प्रोडक्ट अपने पास में B होगा, और जो A है बच्चों वो क्या होगा, ये अपने पास में बच्चों क्या होगा A। तो ये हमने पता कर ली A क्या होगा, E क्या होगा और C का। तो बच्चों यहाँ तक हमारे पास में, तो यहाँ तक हमारे पास में चैप्टर की सभी रिएक्शंस हो चुकी है, और यहाँ तक ये वाला चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज विवेक अर्षा फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। इसमें जल्दी मिलते हैं हमारे पास में ट्यूटोरियल क्लास 4 में, जिसमें एस्टर से जुड़े हुए और इस लेक्चर से जुड़े बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।